हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th एग्रीकल्चर का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है, उसकी परिभाषा, प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है वो पढ़ने वाले हैं, और प्लांट ब्रीडिंग कैसे की जाती है, पादप प्रजनन के जो विभिन्न चरण हैं उन चरणों को समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो ये समझते हैं पादप प्रजनन होता क्या है। देखिए बच्चों, पादप प्रजनन कोई साइंस की नई शाखा नहीं है। पादप प्रजनन कई सदियों से जो है वो मनुष्य इस तरह की क्रियाएं करता रहा है। फसल जो है उसको सुधार, उसमें किसी न किसी रूप से चयन कर, विशेषकर वो जो है फसलों में सुधार करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेंडल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता के पिता कहते हैं, उन्होंने जैसे ही ये जो नियम दिए हैं आनुवांशिकता के, और उनके आनुवांशिकता के नियमों की जब खोज हुई, उसके बाद में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से क्रांति आई। ठीक है, किस क्षेत्र में? प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में। क्योंकि हमें नॉलेज हो चुका था उस समय तक कि वास्तव में पादपों में या जंतुओं में जीन सुधार कैसे किया जा सकता है, जीनों को कैसे बदला जा सकता है, किस तरीके से जो जीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इन सब ज्ञान का फायदा मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए किया। किस तरीके से? ताकि हम अच्छी से अच्छी पादप और जंतुओं की नस्लें या किस्मों का सुधार कर सके, विकास कर सके। और इसी उद्देश्य से जो विज्ञान की शाखा जो इस कार्य में लगी हुई है, उस विज्ञान की शाखा को हम पादप प्रजनन कहते हैं। बहुत सिंपल सी है। पादप प्रजनन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम उन तकनीकों का, उन माध्यमों का अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हमें फसलों में सुधार का अवसर देगी, और वो फसलें सुधर कर हमारे लिए, मानव के लिए और ज़्यादा उपयोगी होगी। कुल मिला के हमें जब बात करेंगे पादप प्रजनन की, प्लांट ब्रीडिंग की, तो सिर्फ हमें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली चीज़, उस पादप की आनुवांशिकता में सुधार करना है। क्या करना है? उसकी आनुवांशिकता, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको बदलना है। किस तरीके से बदलना है? बदलना है मानव उपयोगी बनाने के लिए। बस दो बातों का हमें ध्यान रखना है। परिभाषा बड़ी आसान सी हो जाएगी। हमें पादप की क्या बदलने हैं? पादप की आनुवांशिकता को बदलनी है। क्यों बदलनी है? ताकि वो मानव के लिए उपयोगी हो जाए। आसान हो गया, बहुत सिंपल है। इससे पहले आपको ये दो जरूर जो हमारी बुक में दिए हुए हैं याद कर लेना है। एक तो एकल पादप वर्ण सिद्धांत किसने दिया? ये नील्सन एहिल ने दिया था। एकल पादप वर्ण सिद्धांत, एकल पादप वर्ण सिद्धांत किसने दिया? नील्सन एहिल और उसके साथियों ने दिया था। और शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। इसके अलावा जो मेंडल वगैरह है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने आनुवांशिकता के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति ला दी थी, इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब आपको जो इसकी परिभाषा है वो याद करनी है। परिभाषा के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पादपों की या फसलों की आनुवांशिकता में सुधार करना है। दूसरा काम क्या करना है कि वो सुधार हम इस पक्ष में करेंगे कि वो हमारे लिए उपयोगी हो जाए। तो हमें सुधार मानव उपयोगी किस्म का करना है। कुल मिला के वो परिभाषा हो जाएगी। जैसे हमारी बुक में दो परिभाषाएं कुछ ऐसे लिखी है। पहला, फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन कर आपको क्या करना है? उसके जीन प्रारूप में बदलाव करना है। वही बात हो गई, उसकी आनुवांशिकता में उसके जीन प्रारूप, उसका जो जीनोटाइप है उसको बदलना है। उसमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने से क्या फायदा होगा? वो मानव के लिए उपयोगी बना दे बस। तो फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन कर उसको मानव उपयोगी बनाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को ही पादप प्रजनन कहते हैं। कितना आसान है। बात दो ही याद रखनी है। जीन प्रारूप या आनुवांशिकता में बदलाव करना है। बदलाव किस किस्म के होने चाहिए? मानव के लिए उपयोगी होने चाहिए। उसी हम क्या कह रहे हैं? प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन कह रहे हैं। एक परिभाषा कुछ इस तरीके से दी हुई है कि पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। बात देखो वहीं आई कि नहीं? हमें परिवर्तन करने हैं कैसे? उपयोगी प्रकार के।
ठीक है, किसके? मानव के लिए उपयोगी। और उन क्रियाओं को, उन विधियों को और सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं हम किस में? पादप प्रजनन में। बात वही आ रही है, केवल आपको दो बातें दिमाग में रखनी है, आनुवांशिकता और जीन प्रारूप में परिवर्तन करना है, और परिवर्तन किस किस्म का करना है? जो मानव के लिए उपयोगी हो सके, बस। और इस तरह का जो कार्य करने की जो विधि है, उस तरह के जो सिद्धांत है, वो हम जिस शाखा में पढ़ रहे हैं, जिस बायोलॉजी की शाखा में पढ़ रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पादप प्रजनन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम वास्तव में ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो देखो, ये चीज़ समझने के लिए आपको अपने दिमाग में एक किसान मानते हुए चलिए, और आप सोचिए कि जब मैं किसान हूँ तो मेरे सामने फसल उत्पादन में क्या क्या समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं को दूर करने का जो प्रयास है, वो ही हमारा प्रयास है वही हमारा उद्देश्य है पादप प्रजनन का। हम पादप प्रजनन कर क्यों रहे हैं? हम पादपों की नस्लों को सुधार क्यों रहे हैं? उसकी आनुवांशिकता को क्यों सुधार रहे हैं? ताकि हमें उन समस्याओं का सामना न करना पड़े जो फसल के दौरान, हम फसल बोने के दौरान करते हैं। क्या क्या समस्याएं आ सकती है? मैं एक खेत का मालिक हूँ, मुझे कम उपज मिल रही है, मेरी समस्या है। आए दिन बहुत सारे कीट या बहुत सारे रोग मेरी फसलों को परेशान करते हैं, ये मेरी समस्या है। मेरी जो ज़मीन है वो लवणीय है, वहाँ फसल सही नहीं हो रही, ये मेरी समस्या है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, बड़े पौधे होने की वजह से टूट जाते हैं, तो मुझे ऐसी कुछ फसलें दे दे जो बोने हो, जिस पे कोई किसी तरह का कीट ना लगे, जिस पे किसी तरह का कोई रोग ना लगे, जिसे लवणता से कोई फ़र्क ना पड़े, जिसे बाढ़ से या इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। मुझे ऐसी फसलें चाहिए, मुझे उत्पादन ज़्यादा मिले। उत्पादन ज़्यादा मिलेगा तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या होगा? मुझे अपने किसान समझते हुए ये समझिए कि मेरे किसान होने के नाते मेरी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना ही मेरा पादप प्रजनन का, एक अच्छे पादप प्रजनन का उद्देश्य हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए, अब उद्देश्य को समझे तो बड़ा आसान, अब आसान लगेगा आपको ये नाम याद करना। पहला क्या है? पहला है अधिक उपज देना। हम पादप प्रजनन इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। हम ऐसी फसलों का निर्माण कर सके, ऐसी क्रॉप्स बना सके जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे। आपके 1 बीघा ज़मीन में 6 बोरी हो रही है हर बार गेहूं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 हो। कोई ऐसी टेक्निक लाओ, तो बताओ वो काम कौन करेगा? एक पादप प्रजनक करेगा। पादप प्रजनन करके उस गेहूं की नस्ल में किसी भी तरीके से सुधार करके। पहला मोटिव क्या हुआ कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा? मैं उपज बढ़ाकर, एक किसान होने के नाते। दूसरी चीज़, दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है? जो हम बो रहे हैं, जो हमारा उत्पाद है, जो हमारी फसल है, उसके गुणों में सुधार करके, उसके गुणों में सुधार करना है। गुणों में कैसे? पादप में क्या गुण हो सकते हैं? आप तिलहन की फसलें बो रहे हैं, उसका गुण क्या है? तेल प्राप्त करना। अब मैं तिलहन की फसल बो रहा हूँ और तेल कम मिल रहा है, तो वो किस काम की फसल? तो मैं ऐसी फसल विकसित करूं, पादप प्रजनक ऐसी फसल मुझे दे जो ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्रोवाइड करे। अगर मैं दालें बो रहा हूं तो ऐसी दालें दो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। अगर मैं गेहूं बो रहा हूं तो ऐसे गेहूं दो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। अगर मैं कपास बो रहा हूं तो मुझे ऐसा कपास प्रोवाइड करो जिसमें ज़्यादा मात्रा में कॉटन प्राप्त हो, ताकि मेरी इनकम बढ़े। तो कुल मिला के काम क्या है? हमारा जो उद्देश्य क्या है फसल को सुधार करने का? उसके उत्पाद के गुणों में सुधार करना, ताकि वो अच्छा हो तो इनकम अच्छी होगी। तीसरा उद्देश्य क्या है? कीट और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। जैसा कि मैंने अभी समझाया, मैं किसान हूँ, किसान होने के नाते मैंने अपने देखा फसलों में क्या हो रहा है। आए दिन किसी न किसी तरह का कीट का प्रकोप है, आए दिन किसी न किसी रोग का प्रकोप है। अगर ऐसी फसल मुझे मिल जाए जो इनके प्रति क्या हो? प्रतिरोधी हो, उनको कोई रोग लगे ही नहीं, उनको कोई कीट खाए ही नहीं, तो ऐसे में अगर हम ऐसी फसल बना दे तो कितना बढ़िया होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन पर पिंक बॉलवर्म नाम का एक कीट, बहुत पहले कॉटन पर बहुत सारे ऐसे कीटों का प्रकोप होता था, पिंक बॉलवर्म का।
लेकिन बीटी कॉटन एक ऐसी विकसित कर ली गई किस्म जिस पर वो कीट लगता ही नहीं। अब बताओ, ऐसे में कीट लगेगा नहीं, कॉटन का नुकसान नहीं होगा, हमें ज़्यादा उत्पाद मिलेगा, ज़्यादा उत्पाद मिलेगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के तीसरा उद्देश्य क्या हुआ, कीट और रोग प्रतिरोधी किस्में बना दो भाई मुझे। तो मुझे ऐसी किस्में दो जो उपज ज़्यादा दे, जिसमें गुण ज़्यादा हो, जो किसी तरह के कीट और रोग से प्रभावित ना हो, प्रतिरोधी किस्में हो। 3 उद्देश्य हमने पढ़ लिए। चौथा उद्देश्य है अधिक दक्षता वाली किस्में विकसित करना। दक्षता मतलब उसकी क्या कैपेसिटी है, वो हमारी ज़मीन से कितने न्यूट्रिशंस अवशोषित कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्ट में बदल रही है। ऐसी फसलें होनी चाहिए जो उस ज़मीन की कम उर्वरकता में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। ऐसी फसलें हों, उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी किस्में बनाएं जिसकी एफिशिएंसी, दक्षता ज़्यादा हो। ठीक है। 5वां उद्देश्य है शीघ्र पकने वाली। थोड़ा जल्दी पक जाए तो बहुत अच्छा है। कोई फसल 5-6 महीने ले रही है, अगर वो 3 महीने में, 2 महीने में या 2.5 महीने में ही अगर पूरी विकसित होकर हमें प्रोडक्ट दे जाती है तो ऐसी फसल ज़्यादा बढ़िया है बजाय लंबा समय लेने वाली से। तो ऐसी किस्में बनाई जाए जो जल्दी पके और समकाल पक्व हो, एक समय पकने वाली। समकाल पक यानी कि आप एक बड़े से खेत में आपने एक साथ गेहूं बोया है बहुत सारा, और हो क्या रहा है, इतने से हिस्से में गेहूं पक गए, बाकी अभी हरे के हरे ही पड़े हैं। अब ऐसे में क्या आप कटाई के लिए उतरोगे? नहीं, आप सोचोगे कि चलो इसको भी पक जाने दो, तब तक ये हो सकता है कि झड़ के ज़मीन में गिर जाए तो आपको नुकसान होगा कि नहीं। तो ऐसी फसल बने जो सारी एक साथ पके, समकाल पक्वता। सम यानी कि समान, काल यानी कि समय, पकना, जो एक ही समय में सारी पके, ऐसी फसल होनी चाहिए। इस खेत में ऐसा नहीं है कि अलग अलग समय में पक रही है, हम ज़्यादा श्रम हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सारी एक साथ पक रही है तो बहुत कम समय में हम मशीनों की सहायता से बहुत जल्दी हार्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। 6 हो गए। क्या हुआ, एक तो उपज बढ़ाना है, उत्पाद के गुणों को बढ़ाना है, उसमें रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्में हो, अधिक दक्षता वाली किस्में हो, जल्दी से पके, समान समय में पके, और एक उद्देश्य है प्रकाश असंवेदित, जिस पे प्रकाश ज़्यादा है दिन के समय में या कम है, या प्रकाश के जो संवेदिता है वो न हो तो ज़्यादा उचित होती है, क्योंकि उसके पादपों में जो फ्लावरिंग होती है, पुष्पन जो होता है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश पर निर्भर न हो तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या हमारे उद्देश्य हो सकता है, एक है प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी को कम करना। या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जैसे गेहूं है, बाजरा है, इनमें क्या होता है कि उनका जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है, जो प्रसुप्ति काल होता है, वो कम होता है। बहुत कम समय में ही वो बोने लायक हो जाते हैं। जैसे दाने कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय बाद बोए जाते हैं, इस बीच में वो नहीं बोए जाते। लेकिन गेहूं बाजरा ऐसा है, अगर आप नया ही गेहूं बाजरा अगर आप ज़मीन में डाल दें तो फिर से वो किस में बदल जाते हैं, नए पौधे में बदल जाते हैं। इससे नुकसान होता है। कई बार बरसात हो जाती है, आपकी फसल पकने के बाद गेहूं पक गया है और उसी समय बरसात हो गई, तो वो जो बाली है उस बाली में ही गेहूं जो है वो अंकुरित होने लगता है। ऐसे में आपके गेहूं की कमी हो गई, नुकसान हुआ। तो अगर उसमें प्रसुप्ति काल बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा उचित है। तो एक ये भी फ़ायदा है। एक है नई ऋतुओं के लिए किस्में विकसित करना। कुछ ऐसे फसलें हैं जो सिर्फ एक निश्चित ऋतु में ही बोई जाती है। अगर मैं एक अच्छा किसान हूँ तो मैं साइंटिस्ट से ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसी फसलें दो जो हर ऋतु में बोई जाए, जिसमें रबी, खरीफ, जायद का कोई मतलब न हो, आप हर समय उसे बो सकें। ऐसी फसलें हमें दी जाए तो वो ज़्यादा हमें प्रोडक्शन देगी। तो ऋतुओं का उसमें कोई खास फर्क नहीं, हर ऋतु में जो बोए जा सके ऐसे। एक सूखा और लवण रोधिता वाली किस्में हो। जैसे मैंने समझाया आपको कि एक बड़ी समस्या है हमारे भारत की, अधिकांश जो हमारी जनसंख्या लगी हुई है वो किसान के क्षेत्र में ही है, कृषि के क्षेत्र में ही लगी हुई है, और हमारे देश की समस्या भी है सूखा और लवण वाली। तो अगर ऐसी फसलें हमें मिल जाए जिसमें सूखे से कोई खास फर्क न पड़े, ज़मीन अधिक लवणीय है उसका कोई खास फर्क न पड़े, और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ऐसी फसलों का विकास करना। इसके अलावा विषालु पदार्थों से मुक्ति। कुछ ऐसे फसलें होती हैं जिनमें टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जिनमें जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक यानी जहरीले विष हैं, वो आपके लिए घातक हो सकते हैं। तो हम ऐसे चाहें कि वो उसमें बने ही नहीं। तो जैसे एक सरसों का हमने उदाहरण दे रखा है। सरसों
का जो बीज होता है उससे जो तेल निकलता है उसमें एक विशेष तरह का पदार्थ होता है, नाम है इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल। अगर हम ऐसी फसल बना ले सरसों की ऐसी फसल बना ले जिसमें इरूसिक अम्ल बने ही नहीं, इरूसिक अम्ल ना हो तो ये टॉक्सिक पदार्थ आपके शरीर में जाएगा ही नहीं, ज़्यादा उचित होगा। तो किसी तरह का कोई टॉक्सिक पदार्थ अगर किसी फसल में मौजूद है तो उसे रिमूव करने का प्रयास किया जाए, वो उस फसल में बने ही नहीं, तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा पादप प्रजनन का उद्देश्य है, वो सार्थक होगा। इसके अलावा अविसरण यानी कि विसरण की क्रिया को कम करना। विसरण क्या होता है? बहुत सारी फसलें ऐसी है जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो, जब आप उसकी कटाई कर रहे हो, उस दौरान वो झड़ के सारे खेत में ही फैलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है उन्हें उठाने में, और अगर छोटे दाने हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें अगर ऐसी फसलें मिले जिनका विसरण जल्दी से ना हो, जिनका विसरण रोका जा सके, ऐसी फसलें हमें मिले तो और अच्छा होगा। तो हमारे उद्देश्य जो पादप प्रजनन के उद्देश्य हैं वो हैं जो आपकी समस्याओं को दूर करे। कुल मिला के बात है, किसान की समस्या को दूर करना है, किसान की इच्छाओं को बढ़ाना है, तो वो ही क्या है? पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या क्या है? उपज ज़्यादा बढ़ाओ, उत्पाद में गुणों को बढ़ाओ, कीट और रोग से प्रतिरोधी किस्में हो, उसकी दक्षता ज़्यादा हो, जल्दी पके, समान समय में पके, प्रकाश से कोई खास फर्क ना पड़े, जिसमें प्रसुप्ति ज़्यादा हो, हर ऋतु में बोई जा सके, सूखा और लवण से उसे कोई खास फर्क ना पड़े, उसमें कोई किसी तरह का टॉक्सिक पदार्थ है तो वो ना हो, और उसका विसरण ना हो, ऐसी फसलें हमें मिले, ये उद्देश्य है पादप प्रजनन का। ठीक है, अब बात करते हैं, जब पादप प्रजनन के ये उद्देश्य हमें पूरे करने हैं तो कैसे पूरे करें? उसके लिए ये 5 चरण होते हैं। जब भी हम पादप प्रजनन करते हैं तो हम 5 चरणों में उसका निष्पादन करते हैं। चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप किसी फसल में विविधता चेक करते हो, इसमें डाइवर्सिटी कितनी। जैसे गेहूं में आपको ये करना है पादप प्रजनन, तो आपको सबसे पहले गेहूं की किस्मों का अध्ययन करना पड़ेगा। गेहूं की कितनी किस्में मौजूद है? मान लीजिए 10 या 20 तरह की गेहूं की किस्में हैं, तो उन पूरी किस्मों का अध्ययन करो, उसमें विविधता देखो, और उस विविधता में भी बेस्ट कौन सा है आपको ये देखना है। मान लीजिए ये गेहूं की किस्म बहुत अच्छी है जिसमें ये सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, तो हमें सब ये विविधता क्यों पढ़ रहे हैं हम? उसका उत्पादन, विविधता का उत्पादन मतलब आपको कुल मिला के वो सारी डाइवर्सिटी चेक करनी है, विविधता देखनी है जो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए विविधता हम देखते हैं। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि इतने सारे गेहूं की फसलों में, मान लीजिए इतने सारे गेहूं की अलग अलग जो किस्में हैं, उसमें सबसे अच्छी और जो हमारे सभी उद्देश्यों को पूरी करती हो वो फसल, मान लीजिए कोई ए फसल है, तो उसको फिर हम सेलेक्ट करते हैं पादप प्रजनन के लिए। तो दूसरी विधि जो हो जाती है उसका चयन करना होगा। सबसे पहले आप विविधता का उत्पादन करोगे और उसके बाद में उसका चयन करेंगे। फिलहाल आप ये भी समझिए, फिर इन सबको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हमें विविधता लानी है नई किस्मों में, तो विविधता लाने के ये तरीके हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला ग्राम्यन यानी होता है कि कुछ ऐसी किस्में जो जंगली प्रकार की है और आप उसे फसल के रूप में बो रहे हो, तो वो ग्राम्यन है। डोमेस्टिकेट कर रहे हो उसको, आप ग्राम से ले सकते हो, ग्राम यानी कि गांव में लाना। कुल मिला के वो जंगलों में है और आपने अपने फसल के रूप में उसे, जंगली किस्म की है और आपने उसे फसल के रूप में बो दिया, तो वो ग्राम्यन है। दूसरा क्या तरीका अपना सकते हैं? हम जनन द्रव्य का संग्रह कर सकते हैं। जो भी किसी भी पादप किस्म का या किसी जंतु का जो पूरा जो आनुवांशिक पदार्थ है, हम उसे जनन द्रव्य कहते हैं, और आप उसे संग्रहित कर लें। संग्रहित क्यों करें? ताकि इन भविष्य में, फ्यूचर में आप उससे पुनः बीज या जो वो जाति प्राप्त कर सके। तो जनन द्रव्य का संग्रह करना। फिर है पादप पुनःस्थापन, तीसरी विधि जो विविधता ला सकते हैं। पादप पुनःस्थापन का बड़ा सिंपल सा है, पादप को पुनः स्थापित कर रहे हैं, दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं। मान लीजिए हम राजस्थानी हैं, राजस्थान में कोई फसल नहीं बोई जा रही, कहीं बाहर बोई जाती है, पश्चिम बंगाल में बोई जाती है, आप वहाँ से उस किस्म को यहाँ राजस्थान में बो रहे हो, तो इस क्रिया को पादप पुनःस्थापन कह रहे हैं। बाहर से किसी किस्म को आप यहाँ बो रहे हो तो वो पादप पुनःस्थापन है। नेक्स्ट है संकरण। संकरण में दो अलग अलग किस्मों के बीच में परागण करवाया जाता है, वो ही संकरण है, बड़ी सिंपल सा है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन में किसी जाति में कुछ बाह्य कारकों द्वारा, कुछ रासायनिक या भौतिक कारकों द्वारा उनका प्रयोग करके, कुछ जैविक कारकों का भी प्रयोग करके उसकी आनुवांशिकता में कुछ फेरबदल किए जाते हैं।
और उस फेरबदल को ही उत्परिवर्तन कहते हैं, जो अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है बहुगुणिता। बहुगुणिता यानी कि 2n के अलावा, हर कोशिका द्विगुणित होती है, उसके अलावा कोई सी भी गुणिता अगर उसमें हम ला देते हैं 3n 4n या सिर्फ n, तो उसे हम बहुगुणिता कह देते हैं। इसके अलावा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी है, एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसमें मानव के द्वारा जीनों में हेरफेर किया जाता है किसी दूसरे सूक्ष्म जीव से। जैसे बीटी कॉटन का भी हम नाम लिया, इस बेसिलस नाम का जीवाणु था, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, उस जीवाणु से एक जीन निकाला और कॉटन में डाल दिया और बन गया बीटी कॉटन। ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। तो ये वो तरीके हैं ग्राम्यन, जनन द्रव्य संरक्षण, पादप पुनर्स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता और आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इन्हें हम वैसे आगे के वीडियोज़ में एक एक को सब को डिटेल से हम पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए ये वो टेक्नोलॉजीज़ है, ये वो तरीके हैं, ये वो विधियां हैं जिनसे आप विविधता उत्पादित करते हो। और जब आपको विविधता मिल जाए तो आप फिर उसका चयन करते हो कि कौन सा श्रेष्ठ लक्षण वाला हमें पौधा मिला। चयन अगर आपने कर लिया तो फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। हमने श्रेष्ठ तो छांट लिया, लेकिन कब तक वो श्रेष्ठ है, आपको उसको कई बार जो है लेबोरेटरी लेवल पर उसे बोया जाता है और उसे चेक किया जाता है कि उसकी जो गुण है, उसका जो ओज है, क्या बराबर है, बना हुआ है कि नहीं, कहीं उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। तो उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है, और जांच को ही हम कहते हैं मूल्यांकन। हम आप सबको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में टेस्ट ज़रूर लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हमें जो पढ़ाया वो आपको वो ज्ञान मिला कि नहीं। वही मूल्यांकन यहाँ है कि हमने जिस पौधे का चयन किया है वो वास्तव में उन लक्षणों में खरा उतर रहा है या नहीं, वो ही मूल्यांकन है। और जब आपको मूल्यांकन हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें गुणन करते हैं। क्या करते हैं? गुणन करते हैं। गुणन कैसे करेंगे? कुल मिला के आपने जो मूल्यांकित कर दिया उसके ज़्यादा से ज़्यादा बीज प्राप्त करते हैं। आप उसे बोते हैं जगह जगह, बार बार बहुत सारे बीजों को कलेक्ट करते हैं और उसका गुणन कर देते हैं, और उसके बाद में उसका वितरण कर दिया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एक किस्म के रूप में। तो अंत में जब गुणन हम कर देते हैं, उसकी संख्या जब बढ़ा लेते हैं, तो संख्या बढ़ाने के बाद में हम उसको वितरण के लिए भेज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रत्येक भारत के या जिस भी देश में हम ऐसा काम कर रहे हैं उसको वहाँ वितरण के लिए भेज देते हैं। एक नई किस्म के रूप में उसे लॉन्च कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा पादप प्रजनन होता क्या है, उसकी परिभाषा में दो बातें याद रखनी है बस। आनुवांशिकता या जीन प्रारूप को बदलना है, मानव उपयोगी बनाना है, और उद्देश्य हमने पढ़ा जो हमारे किसान की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, वही हमारे उद्देश्य हैं। और कैसे हम पादप प्रजनन की क्रियाएं करते हैं, विविधता लानी है, चयन, मूल्यांकन, गुणन और वितरण, इस वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा। अगले वीडियो में हम उन सभी विधियों को एक एक करके पढ़ेंगे जो विविधता का उत्पादन करते हैं। शुरुआत हम ग्रामीण से करेंगे, डोमेस्टिकेशन से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जुड़े रहें, biology.com के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।